द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पीएमएलए ये एक्ट का नाम है और अभी हाल में जब से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया इन लोगों को जेल में डाला गया, इसके बाद से पीएमएलए एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा। इसी वजह से द हिंदू में एक आर्टिकल छपा कि पीएमएलए राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार है या आर्थिक स्थिरता के लिए ढाल। उसी आर्टिकल पर आधारित जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लायक चीज़ है, उसी को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इसी को देखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं ये समझ लें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है इसको देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इसको जानना है। मनी लॉन्ड्रिंग के सामान्य रूप क्या क्या हैं इसको समझेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की विधि क्या है इसको भी समझेंगे। और धन शोधन निवारण अधिनियम जिसको पीएमएलए कहते हैं, उस पीएमएलए एक्ट 2002 क्या है और प्रवर्तन निदेशालय क्या है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले सवाल है कि चर्चा में क्यों है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर कर ली है और यह निर्णय न्यायालय की इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। यानी कि जेल में रखना अपवाद स्वरूप ही किया जाना चाहिए। ये एक सिद्धांत होता है कि जेल में रखना अपवाद स्वरूप, कोई बड़ा अपराधी है, कोई इस ढंग के कार्य कर रहा है, तो उसको लेकर के ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। खासकर तब जब मुकदमे में देरी हो रही हो और मुकदमे से पहले हिरासत में लंबे समय तक रहना पड़ रहा हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों के तहत भी जमानत दी जानी चाहिए, जबकि पीएमएलए एक्ट में जमानत का उल्लेख नहीं था, जमानत मिलना नहीं था। कोर्ट की यह नई व्याख्या है। राजस्थान राज्य बनाम बाल चंद उर्फ बलिया 1977 में जमानत नियम है, जेल अपवाद है, ये शब्द इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू में इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी क्या क्या की है। तो देरी और लंबे समय तक हिरासत में रहने पर कोर्ट ने कहा कि इस बात पर प्रकाश डाला कोर्ट ने कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक पूर्व परीक्षण हिरासत में रखना पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों के तहत भी जमानत देने के लिए वैध कारण है। यानी कि चाहे जितना सख्त कानून हो, बिना कारण के उसको लंबे समय तक किसी को भी जेल में रखा जाना उचित नहीं है, इसलिए जमानत दिया जाना वैध है। शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने पुष्टि की कि शीघ्र सुनवाई का संवैधानिक अधिकार वैधानिक जमानत प्रतिबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। अपराध की गंभीरता का उपयोग जमानत देने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। निचली अदालतों का जो दृष्टिकोण है उसमें न्यायालय ने कहा कि ट्रायल और उच्च न्यायालय अक्सर जमानत देने से बचते हैं, भले ही देरी के कारण ऐसा करना आवश्यक हो। सर्वोच्च न्यायालय का यह अनुस्मारक इस बात को प्रभावित करेगा कि निचली अदालतें भविष्य के मामलों में जमानत अनुरोधों को कैसे संभालेंगी, खासकर पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामलों में। यानी कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसलिए अब कितने भी कड़े कानून होंगे, पीएमएलए एक्ट जैसे कानून होंगे, तो अगर बिना कारण के लंबे समय तक किसी को जेल में रखा जाता है तो इस आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के आधार पर उसे जमानत दी जा सकती है। इस चीज़ को लेकर के आने वाले समय में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब समझें कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो पीएमएलए के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को छिपाने की प्रक्रिया है, जिसे अक्सर काला धन कहा जाता है, ताकि ऐसा लगे कि यह वैध स्रोत से लाया गया है। इसमें अवैध धन की कानूनी रूप से स्वीकार्य परिसंपत्ति में बदलने के लिए कई तरह के लेन देन या हेराफेरी शामिल हैं, जो अंततः बैंक जैसे संस्थान के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में एकीकृत हो जाते हैं। न समझ में आया हो तो इसे समझ लें कि मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। कि मान लें भारत है, ये भारत का हिस्सा है। भारत से कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में जो पैसा कमाया, यहाँ से जैसे भी संभव हुआ वो छुपा करके किसी भी तरीके से हवाला के जरिए, हवाला कहते हैं कि मान लें ये कोई देश है बाहर का, कोई भी देश हो सकता है भारत से बाहर का। अब यहाँ कोई व्यक्ति पैसा रखे है, उस पैसे को उसे बाहर पहुँचाना है, इस पैसे को यहाँ पहुँचाना है, तो ये
यहीं के किसी एजेंट को दे देगा, और इस एजेंट से देने का की शर्त ये होगी कि उसमें से कुछ परसेंटेज उसको देंगे, और वो व्यक्ति जो होगा, ये हवाला का जो कारोबारी होगा, वो हवाला का कारोबारी जिस देश में आप जा रहे हैं उस देश में वो पैसा उपलब्ध करा देगा। इसी को हवाला कहते हैं। यानी कि हवाला के जरिए लोग भारत में ही ऐसे कई गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं, गैरकानूनी तरीके से ये सब कार्य कर रहे हैं कि ये आपका जो काला धन का पैसा है वो पहुंचा देते हैं दूसरे देश में। आपको पैसे कैश में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी है वो दूसरे देश में अपना पैसा पहुंचा लेता है। अब है कि ये एक काला धन है, उस काले धन को सफ़ेद करना है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है कि काले धन को सफ़ेद करना। लॉन्ड्री में जैसे आप कपड़े धुलाते हैं वैसे ही कैश को धुल करके आप साफ कर लेंगे, ताकि वो पैसा आपका सफ़ेद पैसा कहा जाए, जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए और वो आपकी बैंक में जमा करने के लायक बन जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका ये होता है कि आप यहाँ बैठा, जो भारत में बैठा कोई व्यक्ति है, या आप स्वयं एक छोटी सी कंपनी खोलें। उस छोटी सी कंपनी का में एक उदाहरण बता रहे हैं कि इस कंपनी में आप कुछ लोन लेकर के आप कंपनी खोलिए और अपना एक मित्र इस देश में बना लीजिए। इस देश से का जो व्यक्ति है उसके साथ मिल करके आप यहाँ कंपनी खोलिए, उसका नाम उसमें ऐड कर दें। उसमें ऐड करने के बाद जब आप कंपनी को आगे बढ़ाएं, तो आगे बढ़ने के बाद साल 2 साल 4 साल बाद इस व्यक्ति के द्वारा कहें कि ये पैसा जो आप ही का पैसा है, जो इस व्यक्ति के माध्यम से आपने इन्वेस्ट करवाया है इस कंपनी में, इसी पैसे को वो कहे कि आपकी क्षमता को देखते हुए हम अपना जो शेयर है वो हम आपको दान में दे रहे हैं। ऐसा ढेरों उदाहरण आपको भारत में मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। इसी ढंग के ढेर सारे तरीके होते हैं जिससे वो जो पैसा आपका काला धन का पैसा था वो आपने यहाँ से चोरी करके, यहाँ से भ्रष्टाचार करके, यहाँ के लोगों का जो मेहनत की कमाई का पैसा उसको आप लूट करके विदेश में जमा कराए थे, और आप उसी को आप अपना पैसा बना लिए। यही है मनी लॉन्ड्रिंग। अब आगे समझें मनी लॉन्ड्रिंग का रूप क्या क्या है। सामान्य रूप कई तरीके होते हैं, जैसे हवाला, अनौपचारिक धन हस्तांतरण प्रणाली, थोक नकद तस्करी यानी कि बड़ी मात्रा में नकदी का भौतिक रूप से परिवहन, काल्पनिक ऋण यानी धन स्थानांतरित करने के लिए नकली ऋण बनाना, यानी कि कहीं से हम लोन ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से, अपने ही किसी मित्र से कह दीजिए कि हम लोन ले रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरा विदेशी एक मित्र था, उसी से हमने पैसा लोन लिया है, तो इस तरीके से आपका पैसा सफ़ेद हो जा रहा है। तो ये काले धन को सफ़ेद करने का एक ये भी तरीका है। नकदी प्रधान व्यवसाय यानी कि अवैध धन को छिपाने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी को संभालने वाले व्यवसायों का उपयोग करना, यानी कि कैश, आप अपने कोई ऐसा कारोबार आप कर रहे हैं जिसमें कैश फ्लो ज़्यादा है, जैसे बालू का कारोबार या ढेरों प्रकार के कारोबार होते हैं, खनन वाले और ढेरों प्रकार के, उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर दें या कोई भी इसी ढंग के कार्य में लगा दें। राउंड ट्रिपिंग अपने मूल को अस्पष्ट करने के लिए विभिन्न अधिकार क्षेत्र के माध्यम से धन ले जाना, यानी कि कई तरीके से उसको अलग अलग पार्ट में बांट करके अलग अलग क्षेत्र में लगाना और उसके माध्यम से ले जाना। व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग यानी व्यापार लेन देन में अधिक या कम चालान बनाना। फर्जी कंपनियां और ट्रस्ट यानी कि धन के स्वामित्व को छुपाने के लिए नकली कंपनियां और ट्रस्ट का उपयोग करना, जैसा अभी बताया सूटकेस कंपनी जिसको कहते हैं। यहाँ आप सूटकेस कंपनी खोले लोन पे और ऐसी ढेरों कंपनियां खोलेंगी, जैसा कि अडानी के मामले में देखा गया था कि अडानी के भाई के रूस में और ढेरों जगहों पे सूटकेस कंपनियां बन रही थी और वो चल रही थी। तो उसी ढंग की कंपनियां हैं, यहाँ का काला धन है, वहाँ सूटकेस कंपनियों में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं और वहाँ से उससे सूटकेस कंपनी के माध्यम से वापस अपनी कंपनी में लगवा लें, तो वो धन आपका सफ़ेद हो जाएगा और बाद में उसे कहिए कि आप दान कर दें, काम हो गया। रियल एस्टेट तो सबसे बड़ा एक क्षेत्र है, रियल एस्टेट धन शोधन के लिए। जैसे कि रियल एस्टेट में इसलिए ये हो जाता है क्योंकि कब कहाँ कितना पैसा लग जाएगा इसका कोई लिखित विवरण नहीं होता। जैसे आप लोन लेते हैं 10 लाख का और मकान बनाते हैं 1 करोड़ का, और देखने में पता नहीं चलता कि किसमें कितना पैसा लगा होगा। आप उसमें लगा दें कि मुझे सस्ते में मिल गया सारा सामान, तो इस टाइप का। तो ये रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा कारोबार इसका है। और जुआ तो है ही, काला अवैध कारोबार कोई भी है, शराब हो, जुआ हो, ये सब मामले होते हैं जहां आप गलत तरीके से पैसे को उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब है कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन की विधि क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग आमतौर पर 3 चरण में होती है। पहला है प्लेसमेंट यानी अवैध धन को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करना। दूसरा है लेयरिंग यानी धन के अवैध स्रोत को छुपाने के लिए विभिन्न लेन देन करना, यानी कि अलग अलग तरीके से पैसे को जगह जगह पहुंचाना। लेयर दर लेयर
मतलब कहीं कुछ पैसा किसी कंपनी में लगा दिए, कुछ पैसा कहीं शराब के ठेके में लगा दिए, कभी कुछ पैसा बालू के ठेके में लगा दिए। इस टाइप से अलग-अलग तरीके से विभिन्न पैसे को लगा दिए। एकीकरण तीसरा चरण है कि धन को अवैध दिखाना, ताकि इसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े बिना स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सके। धन को वैध दिखाना है, यानी कि ये वास्तविक संपत्ति है, यानी कि वो दोनों काम कर लिए और उसको दिखा दिए कि ये मेरी सफेद संपत्ति है। अब है कि मनी लॉन्ड्रिंग और धन का दुरुपयोग समझें कि क्या है। केवल अवैध गतिविधि के माध्यम से धन कमाना या अपराध के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। यह तब मनी लॉन्ड्रिंग बन जाता है जब प्राप्त संपत्ति या धन जो अनुसूचित अपराध से उत्पन्न होता है उसको तब छुपाया जाता है जब वैध होने का दावा किया जाता है। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से जो अभी हमने पूरा विश्लेषण किया, वो एक काम है धन के विभिन्न तरीके से इस्तेमाल कर और उस अवैध संपत्ति को वैध बनाने का। अब है कि पीएमएलए एक्ट 2002 को देखें तो 2002 में अधिनियमित पीएमएलए धन शोधन से संबंधित वित्तीय अपराधों से निपटने का एक के लिए कानून है। यह अधिकारियों को धन शोधन अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने, अपराध की आय को जब्त करने और जब्त करने तथा वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाने का अधिकार देता है। महत्व और उद्देश्य समझे तो पीएमएलए का प्राथमिक उद्देश्य अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त वित्तीय लाभ को लक्षित करके मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है या अवैध धन को वैध परिसंपत्तियों में बदलने की प्रक्रिया को बाधित करना चाहिए। अधिनियम अपराध की आय को जब्त करने और जब्त करने के लिए तंत्र प्रदान करता है और इस प्रकार अपराधियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करता है और आगे की आपराधिक गतिविधियों को रोकता है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और संदिग्ध लेन देन का पता लगाने की सुविधा के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं को अनिवार्य करता है। अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच करने और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय सहित प्रवर्तन तंत्र स्थापित करता है। पीएमएलए सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों से जुड़े और उनसे संबंधित पहलुओं को कवर करता है। तो ये सब इसके उद्देश्य थे। अब है कि इसमें प्रावधान क्या क्या है इसको समझ लें। तो मनी लॉन्ड्रिंग को इसमें परिभाषित किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग को अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोत को छुपाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। आमतौर पर इसे बैंकिंग स्थानांतरण या वाणिज्यिक लेन देन के जटिल अनुक्रम के माध्यम से पारित किया जाता है। यानी कि काला धन सामान्य तौर पर अगर हम समझें काला धन किसे कहेंगे, तो जिन पैसों पे आप टैक्स नहीं देते वो काला धन है। यानी कि जो पैसा आप टैक्स से बचाने के लिए अपने घर में भी रखते हैं, भले ही वो अच्छे आय से लिया गया हो, तो वो भी काला धन माना जाएगा अगर वो टैक्स से बाहर है तो। इसलिए जो पैसा आप मार्केट में रखते हैं जिसकी सरकार को खबर है वही सफेद धन है, जिसकी सरकार को खबर नहीं है वो अवैध धन है, यानी काला धन उसको कहते हैं। अब है कि अनुसूचित अपराध समझें कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को भारतीय कानून के तहत विशिष्ट अनुसूचित अपराध से जोड़ता है। यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों में शामिल है तो ऐसे अपराधों से प्राप्त कोई भी आय पीएमएलए के तहत जांच के अधीन हो सकती है। जमानत की शर्त क्या है, जो मेन मुद्दा है ये यही है जमानत की शर्त का। पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने की शर्त सख्त है, जिसमें प्रथम दृष्टया निर्दोषता का साबित होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी जमानत पर रहते हुए आगे कोई अपराध न। इसमें कॉलम जो विशेष समस्या पैदा करता है वो ये है कि जिसको गिरफ्तार किया जाएगा उसी व्यक्ति को अपने निर्दोष होने का सबूत देना। इसी को करें कि प्रथम दृष्टया निर्दोषता का सबूत चाहिए, यानी कि हम निर्दोष हैं, अगर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है तो मुझे यह सबूत देना है कि हम निर्दोष हैं। ईडी अगर गिरफ्तार किए तो ईडी ये साबित नहीं करेगी कि आप दोषी हैं। ये जो उल्टा कानून है इस वजह से समस्या आ रही है और इस वजह से ये जमानत न मिलने का कारण यही है। अब है कि अधिनियम ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की जांच, कुर्की और जब्त करने का अधिकार देता है। प्रवर्तन निदेशालय समझें कि क्या है, इसकी उत्पत्ति और प्रारंभिक संरचना समझें तो 1 मई 1956 को इसका गठन किया गया था। इसका गठन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 जिसको फेरा 47 कहते हैं, इसके अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के भीतर एक प्रवर्तन इकाई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी शाखाएं बॉम्बे और कोलकाता में। आरबीआई का एक अधिकारी और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के 3 निरीक्षक द्वारा इसे सहायता प्रदान की जाती है। विकास और प्रशासनिक परिवर्तन देखें तो
1957 प्रवर्तन इकाई के नाम को बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और मद्रास में एक नई शाखा खोली गई। 1960 में प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया। आर्थिक उदारीकरण फेरा 1973 के निरसन के साथ फेमा 1999 अधिनियमित किया गया और 1 जून 2000 को लागू हुआ। पीएमएलए 2002 अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन विरोधी संस्थाओं के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2005 से इसे लागू करने की जिम्मेदारी ईडी को सौंपी गई। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों के मामले को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया और 21 अप्रैल 2018 से ईडी को प्रवर्तन जिम्मेदारियां सौंपी गई। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध क्या है, ये समझें कि यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी में भी शामिल होता है तो वह धन शोधन का दोषी माना जाएगा। ये कॉलम जो है ये महत्वपूर्ण है। किस मनी लॉन्ड्रिंग के कौन से तरीके, किस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा और कैसे उसको परिभाषित किया जाएगा, ये समझना है। तो पहला है छिपाना। अवैध धन की उत्पत्ति को छिपाना भी उसके तहत भी आ जाएगा। अपराध से प्राप्त धन को रखना, ये भी है। अवैध धन से संपत्ति प्राप्त करना, ये भी उसमें आएगा। अपराध से प्राप्त धन या संपत्ति का उपयोग करना, ये भी उसमें है। धन या संपत्ति को कानूनी रूप से अर्जित के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी उसमें है। और यह दावा करना कि धन या संपत्ति साफ है, ये सारी चीजें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध में आते हैं। अपराध की आय किसी भी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति को संदर्भित करती है। तो ये था पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का और पीएमएलए एक्ट का। इन समस्त मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो केवल इस पे आया है कि जो धारा 45 है जिसको अभी आपने देखा, उस धारा 45 में जो जमानत की बात है, उस जमानत की बात को इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया जाना अपने आप में एक अगला कदम है। अब देखें कि पीएमएलए के अंतर्गत अपराधों की सूची इसमें दी गई है। पीएमएलए के तहत निम्न प्रकार के अपराध शामिल किए जाते हैं। पीएमएलए के तहत भाग ए में भारतीय दंड संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पुरावशेष और काला खजाने अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, ट्रेडमार्क अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे विभिन्न कानून के तहत अपराध शामिल हैं। भाग बी में भाग ए में उन अपराधों को निर्दिष्ट किया गया जिसमें शामिल मूल्य 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। भाग सी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमा पार अपराधों को निपटाता है। जो चिंता है वो क्या है, तो धारा वही है, जमानत की सख्त शर्तें। धारा 45 जमानत के लिए उच्च प्रतिबंध लगाती है जिससे अभियुक्त व्यक्ति के लिए रिहाई पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आलोचकों का तर्क है कि इस सिद्धांत को कमजोर करता है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, इसलिए यह फैसला है। पीएमएलए में किए गए संशोधन ने मनी लॉन्ड्रिंग के अभियुक्तों के लिए दोष की धारणा को निहित किया जिसमें साबित करने का भार अभियुक्त पर आ गया। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है क्योंकि यह निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत के साथ टकराव करता है। यानी कि किसी भी निर्दोष को आप जेल में डाल देंगे तो वो निर्दोष, पहले तो ये समझने में उसे कठिनाई होगी कि वो कहाँ से सबूत लाए, कैसे वो अपने आप को निर्दोष साबित करे चूंकि वो जेल में है। तो जब उसे जमानत नहीं मिल रही है तो निर्दोषता साबित कहाँ से करेगा, ये मुद्दा है। मुकदमों और जांच में देरी के कारण अभियुक्त व्यक्तियों की लंबे समय तक हिरासत में रखने के बारे में चिंताएं हैं जो उनके त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। अधिनियम जांच एजेंसियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है जिससे शक्ति का संभावित दुरुपयोग हो सकता है। पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता या अत्यधिक व्यापक होने के कारण आलोचना की गई है जिससे व्याख्या और प्रवर्तन में चुनौतियां आती हैं। निष्कर्ष के रूप में हम समझे तो भारत में वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है। हालांकि इन मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन और व्यक्तिगत अधिकारों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। विशेषज्ञों की सिफारिशों और विद्वानों की आलोचनाओं के द्वारा निर्देशित सुधार और संशोधन इन मुद्दों को संबोधित करने और सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अधिनियम प्रभावी और न्याय संगत बना रहे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि पीएमएलए एक्ट समझ में आ गए होंगे। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।